नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिस वॉस की किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के कुछ काफी अहम हिस्सों पर। हाँ, ये किताब तो कमाल की है। वॉस एफबीआई के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बंधक वार्ताकार रहे हैं, तो उनके अनुभव बिल्कुल जमीनी हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद है ये समझना कि जो खतरनाक हाई स्टेक्स बातचीत होती है ना, उसके सिद्धांत हमारी आम जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। हाँ, मतलब सैलरी बढ़वानी हो या कोई डील करनी हो। सही। और ये जो पारंपरिक तरीके हैं बातचीत के, उनसे हटकर है। इसमें भावनाओं पर ज्यादा जोर दिया गया है। एकदम। वॉस का अनुभव यही दिखाता है कि बातचीत सिर्फ लॉजिक का खेल नहीं है। ये तो इंसानी भावनाओं, मनोविज्ञान का एक जटिल नाच है। ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि तर्क की अपनी सीमाएं हैं, और वॉस ने फील्ड में यही सीखा। हाँ बिल्कुल। वॉस तो हार्वर्ड के एक्सपर्ट्स को भी जैसे चुनौती देते लगते हैं। कहते हैं कि जो किताबी बातें हैं वो असल दबाव में अक्सर फेल हो जाती हैं। सही कहा। उनका वो एक किस्सा है ना, जब वो हार्वर्ड वालों को अपने तरीकों से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, वो कैलिब्रेटेड सवाल। हाँ, वाला मैं आपको पैसे कैसे दूं अगर मुझे पता ही नहीं कि मेरा बेटा जिंदा है। सीधा भावनात्मक सवाल, कोई फॉर्मूला नहीं। एकदम। और ये चीज डैनियल कानमन जैसे मनोवैज्ञानिकों के काम से भी जुड़ती है। हाँ, कानमन। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो वाले। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बताया था कि हम इंसान हमेशा तर्क से नहीं चलते। हमारे फैसले तो अक्सर वो कॉग्निटिव बायस जिसे कहते हैं, जैसे लॉस अवर्जन, मतलब नुकसान से बचने की तीव्र इच्छा, या फ्रेमिंग इफेक्ट, इनसे प्रभावित होते हैं। एफबीआई ने भी अनुभव से यही सीखा कि बातचीत में सिस्टम 1, यानी हमारा जो भावनात्मक दिमाग है, हाँ, उसको समझना सबसे जरूरी है। असल शक्ति वही है। तो मतलब वॉस का कहना है कि बातचीत कोई डरने वाली चीज नहीं है। ये बस नतीजों के साथ संवाद है, कम्युनिकेशन विद रिजल्ट्स। बिल्कुल। बस सही तरीका पता होना चाहिए। तो तरीकों पे आते हैं। एक बहुत शक्तिशाली तकनीक बताते हैं वो, मिररिंग। ये क्या है? सुनने में तो लगता है बस नकल करना है। हाँ, सुनने में आसान है, पर ये सिर्फ नकल नहीं है। इसे आइसोप्रैक्सिज्म भी कहते हैं। ये गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। अच्छा। हाँ, जब हम सामने वाले के आखिरी कुछ शब्द या उनके हाव भाव को हल्के से दोहराते हैं ना, तो अनजाने में एक कनेक्शन बनता है, एक विश्वास पैदा होता है। वॉस ने वो चेज मैनहट्टन बैंक डकैती वाले केस में इसका इस्तेमाल किया था, शायद अनजाने में ही, और उससे अहम जानकारी मिल गई। ये अवचेतन सबकॉन्शियस लेवल पर काम करता है। ये तो कमाल है। अच्छा, और दूसरी तकनीक है लेबलिंग, यानी भावनाओं को नाम देना। एग्जैक्टली। इसमें आप सामने वाले की भावनाओं को पहचान कर बिना जजमेंट के शब्दों में बयान करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, ऐसा लगता है कि आप इस बात से थोड़े परेशान हैं, या मुझे महसूस हो रहा है कि आप शायद कुछ हिचकिचा रहे हैं। अच्छा। इससे होता क्या है कि सामने वाले का तनाव कम होता है, जो नेगेटिविटी है वो शांत होती है। उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझ रहे हैं, और फिर वो असल मुद्दे पर बात करने को तैयार हो जाते हैं। ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और तरीका है जिसे वॉस एक्यूजेशन ऑडिट कहते हैं। एक्यूजेशन ऑडिट, ये क्या बला है? इसमें आप बातचीत शुरू करने से पहले ही वो सारी बुरी बातें या शंकाएं सामने रख देते हैं जो आपको लगता है कि सामने वाला आपके बारे में सोच रहा होगा। मतलब आप खुद ही अपनी बुराई कर देते हैं? एक तरह से हाँ। जैसे आप कह सकते हैं, शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बस अपना फायदा देख रहा हूं, या हो सकता है आपको लगे कि मैं गैर भरोसेमंद हूं। अरे, इससे क्या होगा? इससे आप उनके मन के डर या शक को पहले ही हवा दे देते हैं, उनका वो हथियार छीन लेते हैं। जब आप खुद ही सबसे बुरी बात कह देते हैं, तो फिर उनके पास कहने को कुछ बचता नहीं, और वो ज्यादा खुले दिमाग से आपकी बात सुनते हैं। वाह, ये तो एकदम काउंटर इंट्यूटिव है, पर लॉजिकल लगता है। बिल्कुल। अच्छा, और फिर है वो कैलिब्रेटेड प्रश्न, कैसे या क्या से शुरू होने वाले सवाल। ये क्यों खास है? ये इसलिए खास हैं क्योंकि इनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ये सवाल सामने वाले को आपकी समस्या का समाधान सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे अगर कोई बहुत मुश्किल मांग रख रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं ये कैसे करूं? How am I supposed to do that? अच्छा, इससे उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके हाथ में है, वो समाधान सुझा रहे हैं। पर असल में आप उन्हें अपनी समस्या सुलझाने में भागीदार बना रहे हैं, अपनी दिशा में ला रहे हैं। ये उन्हें सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। यानी उन्हें जिम्मेदारी का एहसास दिलाना एक तरह से। हाँ, और उन्हें नियंत्रण का भ्रम देना। ये सब टैक्टिकल एम्पैथी का हिस्सा है। टैक्टिकल एम्पैथी
मतलब सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति से थोड़ा ज्यादा। ये सिर्फ भावनाओं को समझना नहीं है, बल्कि उनके पीछे की वजह, उनकी सोच, उनकी दुनिया को समझना है, ताकि आप उस समझ का इस्तेमाल करके उन पर असर डाल सके। ये सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना नहीं है। समझ गई। ये सब तो ठीक है, पर पारंपरिक बातचीत में तो हम हमेशा हाँ सुनने की कोशिश करते हैं। बॉस कहते हैं कि नहीं सुनना ज्यादा अच्छा हो सकता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, ये बिल्कुल पारंपरिक सोच के उलट है, और यही वॉस की खासियत है। कैसे? नहीं सुनने से क्या फायदा? वॉस का मानना है कि हाँ अक्सर झूठा हो सकता है। लोग दबाव में या बस टालने के लिए हाँ कह देते हैं, जबकि नहीं एक मजबूत शब्द है। जब कोई नहीं कहता है तो उसे लगता है कि वो सुरक्षित है, स्थिति उसके नियंत्रण में है। अच्छा। हाँ, नहीं कहने के बाद ही असली बातचीत शुरू हो सकती है, क्योंकि तब सामने वाला रिलैक्स होता है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि कभी-कभी ऐसे सवाल पूछो जिनका जवाब नहीं में आसानी से दिया जा सके। जैसे फोन पर पूछना, क्या ये बात करने का बुरा समय है, बजाय इसके कि क्या आपके पास बात करने के लिए कुछ मिनट हैं? ओह हाँ, इसमें नहीं कहना आसान है। बिल्कुल। और जब वो नहीं कहता है, मतलब नहीं ये बुरा समय नहीं है, तो वो असल में बातचीत के लिए तैयार हो जाता है। नहीं से शुरुआत करके आप एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। ठीक है, अब आते हैं वास्तविकता को मोड़ने पर। बेंडिंग रियलिटी। इसमें डेडलाइन, निष्पक्षता, एंकरिंग जैसी बातें हैं। ये क्या है? हाँ, ये कुछ और मनोवैज्ञानिक तरकीबें हैं, जैसे डेडलाइन। हम सब जानते हैं कि डेडलाइन का दबाव कैसे काम करता है। लोग आखिरी मिनट में फैसले लेते हैं। सही। फिर है निष्पक्षता, यानी फेयरनेस का कॉन्सेप्ट। ये बहुत शक्तिशाली है। हर कोई चाहता है कि उसके साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, लेकिन बॉस सावधान करते हैं। किस बात से? जब कोई बातचीत में कहता है, हमने आपको एक निष्पक्ष प्रस्ताव दिया है, We've given you a fair offer। तो ये अक्सर एक चाल होती है। चाल? हाँ, बॉस इसे मजाक में एफ बॉम्ब कहते हैं। ये अक्सर आपको चुप कराने या दबाव में लाने का तरीका होता है कि देखो हम कितने अच्छे हैं, अब मान जाओ। असली निष्पक्षता महसूस कराई जाती है, बताई नहीं जाती। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। और एंकरिंग? एंकरिंग यानी बातचीत की शुरुआत में एक खास नंबर या शर्त रख देना, जिससे बात की सारी बातचीत उसी के इर्द गिर्द घूमती है। पहला नंबर एक तरह का लंगर डाल देता है। हाँ, ये तो सुना है। ये सब प्रोस्पेक्ट थ्योरी से भी जुड़ता है, जो कानमन और ट्वर्स्की ने दी थी। लोग निश्चितता पसंद करते हैं और नुकसान से बहुत डरते हैं, लॉस अवर्शन। लोग फायदे के लिए रिस्क लेने से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए रिस्क लेते हैं। तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें, खासकर कीमत पर मोलभाव करते वक्त? बॉस कई टिप्स देते हैं, जैसे एक सटीक कीमत बताने की बजाय एक रेंज देना, और सिर्फ पैसों पर ही अटके मत रहो। नॉन मॉनेटरी चीजें भी टेबल पर लाओ, जैसे पेमेंट की शर्तें, डिलीवरी टाइम वगैरह। और वो एकरमैन मॉडल, वो क्या था? हाँ, एकरमैन मॉडल कीमत पर बातचीत का एक खास तरीका है। ये थोड़ा जटिल है, पर बहुत असरदार हो सकता है। बताइए ना। इसमें आप सीधे अपनी फाइनल कीमत नहीं बताते। आप पहले अपनी लक्ष्य कीमत का करीब 65% ऑफर करते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं 85%, 95% और फिर 100%। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ, और हर बार कीमत बढ़ाने के साथ आप कुछ नॉन मॉनेटरी रियायतें भी मांगते हैं या देते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपकी जो फाइनल कीमत 100% होती है, वो एक अजीब सा नॉन राउंड नंबर होना चाहिए। अजीब सा नंबर? जैसे $1 लाख की बजाय $98,763 टाइप का। इससे लगता है कि आपने पाई का हिसाब लगाया है और अब आप अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच गए हैं। ये बहुत साइकोलॉजिकल है। वाह, ये तो काफी डिटेल स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल। ठीक है, मान लीजिए समझौता हो गया, डील पक्की, क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। वॉस कहते हैं कि समझौता होना ही काफी नहीं है, उसका लागू होना यानी इम्प्लीमेंटेशन उतना ही जरूरी है। हाँ, ये तो है। सिर्फ हाँ सुनना काफी नहीं है, आपको ये भी पक्का करना होगा कि वो हाँ कैसे काम करेगा। कैसे, हाउ वाले सवाल यहाँ बहुत जरूरी हैं। हम इसे लागू कैसे करेंगे, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही। और अक्सर जो लोग आपके साथ टेबल पर बैठे हैं, फैसले सिर्फ वही नहीं लेते। पर्दे के पीछे भी लोग होते हैं जिनका असर होता है, उन्हें भी साधना पड़ता है। तो उनके बारे में कैसे जानें या उन्हें कैसे प्रभावित करें? सवाल पूछकर, जैसे इस फैसले का बाकी टीम पर क्या असर पड़ेगा, या इसे लागू करने में हमें किन अंदरूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि और कौन-कौन इसमें शामिल है और उनकी क्या चिंताएं हो सकती हैं। ये तो पूरी चेन समझनी पड़ती है। हाँ। और आखिर में
वॉस ब्लैक स्वॉन्स की बात करते हैं। ये क्या चीज़ है? नासिम तालेब वाली ब्लैक स्वॉन थ्योरी। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है। ब्लैक स्वॉन्स मतलब वो अप्रत्याशित जानकारी, वो अननोन अननोन्स, जिनके बारे में आपको या शायद सामने वाले को भी पता नहीं होता, लेकिन अगर वो सामने आ जाएं तो पूरी बाजी पलट सकती हैं। अच्छा, इनको कैसे ढूंढा जाए? इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, बारीकी से ऑब्जर्व करना होगा और सामने वाले की दुनिया को गहराई से समझना होगा। उनकी दुनिया मतलब उनका नजरिया, उनके छुपे हुए डर, उनकी उम्मीदें, उनके बुनियादी विश्वास और मूल्य। वॉस इसे उनका धर्म कहते हैं। जरूरी नहीं कि धार्मिक अर्थ में, बल्कि वो चीजें जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, जिनके लिए वो जीते हैं। अगर आप वो समझ गए तो आपको ब्लैक स्वॉन मिल सकता है। ये तो काफी गहरी बात है। हाँ, ये सबसे एडवांस्ड लेवल है शायद। तो कुल मिलाकर इन सोर्स से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सफल बातचीत सिर्फ दिमागी कसरत या तर्क वितर्क नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मानवीय भावनाओं, धारणाओं और मनोविज्ञान की गहरी समझ पर टिकी है। ये एक कला ज्यादा है विज्ञान से। और मिररिंग, लेबलिंग, कैलिब्रेटेड सवाल जैसे जो तरीके हैं ये सिर्फ औजार हैं उस समझ को इस्तेमाल करने के। सही कहा। और ये औजार सिर्फ बंधक छुड़ाने या बड़ी बिजनेस डील करने के लिए नहीं है। ये रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में भी उतने ही कारगर हो सकते हैं। तो याद रखने वाली बात यह है कि बातचीत एक खोज की प्रक्रिया है, एक डिस्कवरी है, कोई लड़ाई या जंग नहीं। हमें सामने वाले को समझने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो कितनी ही छोटी या आम बातचीत क्यों ना हो, जरा रुक कर सोचिए, इस इंसान की अनदेखी दुनिया क्या हो सकती है? इसकी वो कौन सी छिपी हुई प्रेरणा या डर हो सकता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? और अगर आप उसे समझने की कोशिश करें तो उस बातचीत के नतीजे पर क्या फर्क पड़ सकता है? बस इस पर गौर कीजिएगा। विजडम हाउस में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, जहां हम आपको सबसे बड़ी पुस्तकों से कालातीत अंतर्दृष्टि लाते हैं। यदि आपको यह पुस्तक सारांश मूल्यवान लगता है तो शेयर और लाइक मत भूलना और विजडम हाउस के लिए सदस्यता ले। उत्सुक रहे और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।